हाँ जी, नमस्कार। राष्ट्रवाद का उदय। और आज का हमारा सेशन रहेगा सेशन नंबर 15। ठीक है जी। और आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, कौन सा टॉपिक है? लखनऊ पैक्ट, या हम कहें लखनऊ समझौता। इस पर हमारी बात रहेगी। 15 सेशन 14 सेशन हो चुके हैं, टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। उम्मीद है आपने पहले के सेशन और टेस्ट आप दे रहे होंगे। टेस्ट कहाँ मिलेंगे? कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पर, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ऐप जरूर डाउनलोड करें और टेस्ट आप वहाँ पे दीजिए। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। कैसे मिलेगा बता देता हूँ मैं फटाफट से। डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, नाम पता डालें, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फर्स्ट ग्रेड पर क्लिक करें, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज पर क्लिक करें, फिर उसके बाद इंडियन हिस्ट्री टेस्ट सीरीज पर क्लिक करें, फिर उसके बाद कंटेंट पर क्लिक करें, और फिर वहीं पर एक फोल्डर मिलेगा यूट्यूब क्लास पीडीएफ, है ना जी। तो वहीं से आपको पीडीएफ निशुल्क मिल जाएगा। बढ़िया से पीडीएफ को देख के डाउनलोड करके नोट्स बनाएं। ठीक है, टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है ही। टॉपिक पर आ जाते हैं। लखनऊ पैक्ट ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 15 से 20 मिनट में हम समाप्त कर देंगे। लेकिन बातें जो हैं वो समझने की है, किताबों से समझ में नहीं आएगा। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, मार्केट में इंडियन हिस्ट्री की बुक्स आ गई है और वो जल्दबाजी में निकाली गई है। मैंने भी मार्केट में कल जाके किताबें देखी थी। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हम नोट्स आपको एप्लीकेशन पर जो फ्री उपलब्ध करवा रहे हैं, एक बार उन नोट्स को भी देखें और उन किताबों के नोट्स से भी कंपेयर करें। तो अपना पैसा फालतू जगह वेस्ट नहीं करें। जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है उसको भी आप कंपेयर करें, देखें। क्योंकि उनमें कंटेंट काफ़ी कम दिया जा रहा है। जो मार्केट में जो बुक्स आ रही है वो होता है ना, एक जल्दबाजी में बुक्स निकाली जा रही है। तो एक बार कंपेयर करें आप, ठीक है जी। उसके बाद परचेज करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। हाँ जी, लखनऊ पैक्ट। देखिए, पैक्ट कहो या समझौता कहो, सबसे पहली बात, कब हुआ? 1916 में हुआ ये। लखनऊ पैक्ट क्या है? एक समझौता है। कब हुआ? 1916 में हुआ। और इसकी दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है। पहली बात, समझौता हो रहा है तो दो पार्टियां जरूर होगी। समझौता तभी होता है जहाँ पे दो दल होते हैं, दो पार्टियां होती है। तो पहली बात क्या है कि नरम और गरम दल जो मतभेद चल रहा था वो मतभेद अब समाप्त हो गया है। दोनों एक दूसरे के निकट आ गए हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नरम और गरम दल कब अलग अलग हुए थे। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में इनके बीच में फूट पड़ी थी? कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है जी। तो अलग हुए थे, वापस एक हो गए। एक तो इंपॉर्टेंट बात की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कांग्रेस व मुस्लिम लीग अब एक दूसरे के साथ आ गई है। इनके बीच में जो मतभेद था वो अब समाप्त हो गया है। तो नरम और गरम दल भी एक साथ हो गए हैं, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये भी एक ही मंच पे आके खड़े हो गए हैं। अब समझौता हो चुका है। इसी को क्या कहते हैं? लखनऊ समझौता कहते हैं, लखनऊ पैक्ट कहते हैं। लखनऊ पैक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लखनऊ में हुआ था, इसलिए लखनऊ पैक्ट कहते हैं। 1916। उम्मीद है तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलता हूं मैं। हाँ जी, अब बात को समझने का प्रयास करना, ये थोड़ी सी समझने की बातें हैं। देखिए सर, लखनऊ पैक्ट कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ। कब हुआ? 1916 में हुआ। ठीक है। अब जो ये पैक्ट हुआ उससे पहले कांग्रेस का अधिवेशन अलग होता था, मुस्लिम लीग का अधिवेशन अलग होता था। 1915 से क्या हुआ? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अधिवेशन साथ साथ होने लगे। ठीक है। और लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ। उस समय लखनऊ में कांग्रेस का भी अधिवेशन हुआ और मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन हुआ। ठीक है ना। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 15 से अधिवेशन इन दोनों के साथ साथ होने लगे थे, इससे पहले अलग अलग होते थे। अब हम लखनऊ वाले अधिवेशन की बात करेंगे क्योंकि हम लखनऊ पैक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए।
तो जब लखनऊ में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे मैंने नाम लिखा है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। यह सब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं जब हमने कांग्रेस को पढ़ा था, कांग्रेस के अधिवेशनों को पढ़ा था। ठीक है, अच्छा जी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। आगे बात समझ में। 1913 में ये मुस्लिम लीग से जुड़ गए थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये पहले कांग्रेस में ही थे, फिर बाद में मुस्लिम लीग में भी आ गए 1913 में। आगे क्या बात समझ में? अभी तक हमने केवल इंट्रोडक्शन दिया है, सिंपल और साधारण शब्दों में मैंने आपके साथ बात की है, घुमा फिरा के कहानियां नहीं बताई है, बस ये एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, और दोनों का अधिवेशन एक साथ ही हुआ था, लखनऊ में हुआ था। आगे बढ़ता हूं। अब देखो, मैंने कहा कि लखनऊ पैक्ट में दो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। पहली बात क्या, कि नरम और गरम दल, जो इनके बीच में जो मतभेद था, वो अब समाप्त हो गए हैं। दोनों एक ही मंच पर आकर एक साथ कार्य करने के लिए राजी हो गए हैं। अब देखिए, समझौता होता है तो कोई ना कोई रीजन होता है, कहीं ना कहीं कोई कमजोर पड़ता है, मजबूरी होती है, तभी तो एक होते हैं। यस और नो? आप अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए आपका किसी के साथ मतभेद है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई मजबूरी होती है, तभी तो आप तैयार होते हो। यहाँ पे क्या सिचुएशन ऐसी बनी कि नरम दल और गरम दल के जो नेता हैं एक साथ हो गए। सिनेरियो को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने हेडिंग वही लगा दिया है, नरम दल और गरम दल के मध्य समझौते के कारण। देखिए, नरम दल की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, ये बातें समझने की है। अगर इन बातों को आपने समझा तो कहीं ना कहीं विषय के प्रति आपकी रुचि उत्पन्न होगी, रस आने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा पढ़ने में, और फिर पढ़ाई आपको बोझ नहीं लगेगी। और ये सब सुनने के बाद आप कोई सी भी भारतीय इतिहास की किताब उठा लेना, वो बातें करेगी आपसे निश्चित रूप से। मर्म आपको समझ में आना जरूरी है, और स्कूल व्याख्याता में अब खेल यही है, क्योंकि 40% लोगों के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो सीधी सीधी बातें रट के जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नरम दल, नरम दल के नेताओं की लिस्ट में आपको पहले समझा चुका हूं प्रीवियस सेशन में। मैं दो नेताओं की बात करूंगा जो मुख्य रूप से हैं। एक नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले, और दूसरा नाम आता है फिरोज शाह मेहता। याद है आपको, जब ये नरम दल और गरम दल के बीच में लात घुसे चले थे, कुर्सियां टेबल तोड़ दी गई थी, जूता फेंका गया था जो कि फिरोज शाह मेहता के ऊपर आके लगा था। तो ये दोनों नेता जबरदस्त विरोध में थे गरम दल के नेताओं के, कि नहीं, इनके साथ हमें काम नहीं करना है। और ये मुख्य नेता थे नरम दल के। हुआ क्या, 1915 में इन दोनों की हो गई मृत्यु, और मेन लीडर यही थे साहब। अब दोनों की मृत्यु हो गई तो संगठन कमजोर हो गया और राजनीतिक शून्यता आ गई। राजनीतिक शून्यता का मतलब है इनएक्टिव हो गया, कोई काम नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद यहां पे एंट्री होती है किसकी? एनी बेसेंट की। और एनी बेसेंट ने प्रयास किया कि क्यों न नरम दल और गरम दल एक हो जाए। अभी मैं इस बात को यहीं पे रोकता हूं। नरम दल की कहानी समझ में आ गई आपको, कि नरम दल का ये सिनेरियो चल रहा है, संगठन कमजोर हो चुका है, इनके लीडर नहीं बचे हैं, कुछ लीडर राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, कुछ की मृत्यु हो गई है, मामला खत्म चल रहा है। ठीक है, 1915 तक की बात कर रहा हूं मैं। अब एनी बेसेंट ने यहाँ पे प्रयास किया कि भाई अब ये दोनों एक हो जाए, लेकिन ताली तो दोनों हाथ से बजेगी ना, समझौता तो दोनों तरफ से होगा तभी बात बनेगी। लेकिन नरम दल वाले अब कहीं ना कहीं माइंडसेट बना रहे हैं कि हाँ ठीक है। अब चलते हैं गरम दल की तरफ। यहाँ पे क्या होता है गरम दल में, देखिए याद करिए आप, बहिष्कार आंदोलन हुआ था, और फिर उसके बाद अंग्रेजों ने गरम दल के नेताओं का विरोध किया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ को जेल में भेज दिया, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ ने संन्यास ले लिया। तो कहीं ना कहीं गरम दल भी अब
भाई राजनीतिक शून्यता की स्थिति यहाँ पे भी चल रही है। देखिए एक बार समझने का प्रयास करते हैं। बात कर रहा हूं मैं 1908 की। तो विपिन चंद्र पाल, गरम दल के नेताओं में 3 नाम प्रमुख आते हैं, लाल बाल और पाल। 1908 में विपिन चंद्र पाल, इन्होंने ले लिया भाई साहब संन्यास। ठीक है, फिर उसके बाद लाला लाजपत राय जी, ये कहाँ चले गए? अस्थायी रूप से चले गए साहब अमेरिका। उसके बाद 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके बर्मा के मांडले जेल में इनको कैद कर दिया 6 वर्ष के लिए। बताओ, अब गरम दल को तो वैसे ही कुचल दिया था अंग्रेजों ने। मुख्य लीडर चले गए, लाल बाल पाल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 6 वर्ष के बाद बाल गंगाधर तिलक जेल से बाहर निकले 1914 में। और अब इनको भी सिचुएशन समझ में आने लगी, बाल गंगाधर तिलक साहब को भी, कि ऐसे काम नहीं चलेगा। समझौते की राह पर इन्होंने भी यही सोचा कि अब एक होना ही पड़ेगा। तो इधर एनी बेसेंट के प्रयासों से और इधर बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से, इन दोनों के प्रयासों से क्या हुआ? दोनों के बीच में समझौता हो गया। बात केवल इतनी सी है, मैं केवल ये लाइन आपको समझाना चाह रहा हूं कि नरम दल और गरम दल एक दूसरे के निकट क्यों आए, क्या ऐसे कारण थे। इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बात तो ये क्लियर होगी आपको। अब इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनके बीच में क्यों समझौता हुआ। इसका भी सिनेरियो तो समझना जरूरी है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। प्रीवियस सेशन में एक सेशन हमने रखा था मार्ले मिंटो सुधार 1909। और इस मार्ले मिंटो सुधार में क्या प्रावधान किया गया था? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया था ना। और उस निर्वाचन से कांग्रेस क्या थी? असंतुष्ट थी। अब आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी अगर आपने मेरी पहले की क्लासेस नहीं देखी है। तो पूरी क्लासेस आप सिस्टमेटिक देखेंगे तो पूरी आपको एक मूवी की जैसे लगेगा कि अच्छा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उसके बाद ये। अब अगर आपने ये मार्ले मिंटो नहीं समझा, नहीं पढ़ा, तो फिर ये कहानी बातें आपको समझ में नहीं आनी है। ठीक है, तो उसमें जो पृथक निर्वाचन दिया गया था मुस्लिमों को, उससे उस समय कांग्रेस असंतुष्ट थी। लेकिन अब समझौते के लिए तैयार हो रही है कांग्रेस, मानने के लिए रेडी हो रही है कि भी चलो ठीक है, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, उस समय कांग्रेस विरोध में थी। ठीक है, दूसरी बात, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन कब हुआ, कैसे हुआ, सब हम पढ़ चुके हैं। और एक सेशन दिल्ली दरबार का हमने पढ़ा था। और 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था उसमें बंगाल विभाजन को ब्रिटिशर्स ने रद्द कर दिया था। और बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। समझ रहे हैं आप सभी? तो मुस्लिम लीग ने समर्थन किया और उसको विभाजन को रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग असंतुष्ट होगी या नहीं होगी? क्योंकि अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को ये कहा था कि हम आपको वो सुविधाएं देंगे जो आपको मुगल काल में नहीं मिली थी। और अंग्रेजों ने मुस्लिमों के हित में बात की थी। तो इसलिए मुस्लिम लीग वाले असंतुष्ट थे अंग्रेजों से कि भी रद्द क्यों कर दिया, पहले तो आपने इस तरह की बात की थी। भाई समझौता तभी तो होता है जब ये भी असंतुष्ट हो और ये भी असंतुष्ट हो। कांग्रेस की मैंने बात की कि ये मार्ले मिंटो सुधार से उस समय संतुष्ट नहीं थे, लेकिन मुस्लिम लीग वाले चाहते थे कि हमें मिले अलग से। लेकिन अब ये झुकने के लिए तैयार हो गए कांग्रेस वाले। ठीक है, फिर मैंने मुस्लिम लीग की असंतुष्टि का कारण बताया। भाई किसी पार्टी के विरुद्ध आपकी नाराजगी है और उस पार्टी के दो दुश्मन हैं, वो तब एक होंगे ना जब वो दोनों उससे असंतुष्ट होंगे। अब यहाँ पे कांग्रेस भी अंग्रेजों से असंतुष्ट है और मुस्लिम लीग भी अंग्रेजों से असंतुष्ट है। तो फिर अब ये दोनों एक होने की स्थिति बन रही है इनकी। तो उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया तो इससे मुस्लिम लीग असंतुष्ट हो गई और कांग्रेस असंतुष्ट क्यों हो रही थी? एक कारण और आप देख लीजिए भी, कांग्रेस के लोग चाहते थे कि
स्वशासन की मांग कर रहे थे। और कांग्रेस शुरू से जो नरम दल के नेता हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस का अंग्रेजों के प्रति विश्वास था कि ठीक है, हमारा विकास अंग्रेजी सत्ता के अधीन रहकर ही होगा। लेकिन अब इनको जिस तरह की चीजें चल रही है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, वो इनको नजर नहीं आ रहा कि जो आपने हमसे वादे किए थे उस अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे असंतुष्टि इनके मन में भी चल रही है। उसके बाद और क्या हुआ, 1912 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाने की मांग लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने क्या कर दी, अस्वीकृत कर दी। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिशर से मांग की कि भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय, मतलब ये कॉलेज था, उसको विश्वविद्यालय बनाने की मांग की थी, तो इनको मना कर दिया अंग्रेजों ने। तो फिर कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग में असंतुष्टि होने लग गई। और एक सबसे बड़ा कारण और है दोस्तों, जो मैंने प्रीवियस सेशंस में आपको समझाया था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, एक तरफ है धुरी राष्ट्र और एक तरफ है मित्र राष्ट्र। और दूरी राष्ट्रों में कौन था, तुर्की, टर्की, जो कि जर्मनी के पक्ष में था, ठीक है। और मित्र राष्ट्र में कौन था, भारत था। और भारत में भी मुसलमान थे। और मुसलमान ये चाहते थे कि टर्की हारे या जीते, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टर्की में क्या है, जो मुस्लिम समाज में जो सबसे बड़ा जो धार्मिक गुरु का जो पद होता है, खलीफा। तो भारत के मुसलमानों ने ये कहा कि भले ही टर्की जीते या हारे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टर्की तुर्की हार जाता है तो जो हमारी जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, हमारी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खलीफा को टर्की वाले तुर्की वाले ही नहीं मानते थे, अपितु वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो सब मानते थे। तो इनकी ये शर्त थी भारत के मुसलमानों की कि हम आपका सहयोग करेंगे अगर आप ये हमारी शर्त मानोगे। तो अंग्रेजों ने बोला कि भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में इनको नजर आने लगा कि तुम तुर्की के साथ भी वही व्यवहार कर रहे हो जो अन्य देशों के साथ कर रहे हो, तो इनमें कहीं ना कहीं वो असंतुष्टि और बढ़ने लगी। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए। इनके प्रयास से मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया, अन्य संगठनों का साथ देने के लिए ये तैयार हुए। यहाँ पे जो ये अन्य संगठन है ना, इसमें कांग्रेस ही है मुख्यतः, और कोई नहीं है अन्य संगठन। तो जब इस प्रकार से मुस्लिम लीग में भी अंग्रेजों के प्रति असंतुष्टि उत्पन्न हुई, कांग्रेस में भी उत्पन्न हुई, तो फिर ये दोनों एक हो गए साहब। और ये जो एक हुए, इसी को हम क्या कहते हैं, लखनऊ पैक्ट कहते हैं, जो कि 1916 में लखनऊ में हुआ। तो उम्मीद है ये दोनों पंक्तियों का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने विस्तार से आपको एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, रीजन के साथ आपको बताया कि ये एक क्यों हुए। अब देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना की मैं बात करता हूं। पहले ये कांग्रेस में शामिल थे, 1905-6 में भाग भी लिया था इन्होंने, लेकिन फिर बाद में इन ये मुस्लिम लीग में शामिल हुए। और देखिए, जो पाकिस्तान की जो जो भारत का जो विभाजन होगा, उनके बीज अभी बोए जा रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई भी मांग नहीं है कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, लेकिन यहाँ से अब शुरुआत होने लग गई है सांप्रदायिकता की। ठीक है, तो इस प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में भी थे, फिर इन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग में ये शामिल हुए, और फिर ये तैयार हो गए एक तरीके से। 1915 से कांग्रेस व मुस्लिम लीग के अधिवेशन साथ साथ होने लगे। जैसे 1915 का बम्बई में अधिवेशन साथ साथ हुआ था, 1916 में लखनऊ में हुआ था। 1916 में दोनों पार्टियों का अधिवेशन कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। और ये किसके प्रयासों से हुआ था, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से ये अधिवेशन हुआ। और यहीं पे क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ। अब यहाँ पे सरोजनी नायडू ने एक पंक्ति कही है साहब, ये जो पूछी जा सकती है परीक्षा में, क्या, मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत। किसने कहा हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत मोहम्मद अली जिन्ना को? सरोजनी नायडू ने। बस इतनी सी बात है। ठीक है जी।
अब लखनऊ पैक्ट में क्या क्या हुआ, क्या क्या निर्णय हुए, क्या क्या बातें हुई, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं समझौतों पे। कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकृति दे दी। मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल देने की घोषणा हुई थी, अंग्रेजों ने की थी। उस समय कांग्रेस के लोग इससे असंतुष्ट थे। ऐसा नहीं है कि स्वीकृति उस समय नहीं मिली थी, एप्लीकेबल हो गया था, लेकिन कांग्रेस के लोग हमारी आसान भाषा में राजी नहीं थे, मन से स्वीकार नहीं की कांग्रेस वालों ने ये बात, लेकिन अब यहाँ पे स्वीकार कर ली है। तभी तो मुस्लिम लीग वाले साथ में आएंगे। तो यहाँ पे कांग्रेस वालों ने अब कहा भाई हम एग्री हैं आपकी इस बात पर। दूसरी बात, अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या से अधिक अनुपात में प्रतिनिधित्व देना स्वीकार किया। कांग्रेस वालों ने स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, ये भी हमें मंजूर है। ये हुआ लखनऊ पैक्ट में। तीसरी बात, केंद्रीय परिषद में 1/3 सीट का मुस्लिम के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है साहब। और अब ये जो 3 शर्तें जो मैंने स्टार्टिंग की बताई, 1 2 3, ये किसने मानी? ये मानी कांग्रेस ने। ठीक है, अब मुस्लिम लीग वालों को भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तभी तो समझौता होगा। तो कांग्रेस की स्वशासन की मांग का समर्थन किया किसने? मुस्लिम लीग ने। क्या भाई हम भी स्वशासन की मांग का समर्थन करते हैं आपकी। उसके बाद संयुक्त रूप से मतलब है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने 19 सूत्रीय मांग पत्र अंग्रेजों को दिया। और एक इंपॉर्टेंट बात, सांप्रदायिक निषेधाधिकार। यदि किसी विधेयक पर अल्पसंख्यक को आपत्ति होगी तो उसे पारित नहीं किया जाएगा, ये बात भी इसमें रखी गई। तो ये है विद्वानों लखनऊ पैक्ट के अंदर जो समझौता हुआ, निर्णय हुए, ये सारी बातें हैं जो कि मैंने सिंपल स्वीट तरीके से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। अब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और खुद को चेक करने के लिए आप टेस्ट दीजिए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की हमने टेस्ट सीरीज निकाल दी है टॉपिक वाइज, जिसमें आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जितने भी टॉपिक है, क्रांति, भारत पाकिस्तान विभाजन, राष्ट्रवाद का उदय, जन राष्ट्रवाद का उदय, इन सब के टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे ओनली 56 के प्राइस पर। जैसे कई विद्यार्थियों का कमेंट आता है कि क्या एक टॉपिक का प्राइस है क्या? ये भाई साहब ये कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है ना, उनका प्राइस है 56। ठीक है, तो आप एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पे टेस्ट दीजिए टॉपिक पढ़ने के बाद। ठीक है, एजुकेशनल मैनेजमेंट की सीरीज़ भी अवेलेबल है, वो भी आप देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले सेशन में हम होम रूल आंदोलन पर हम बात करेंगे, जहाँ पे एनी बेसेंट की एंट्री होगी, बाल गंगाधर तिलक आएंगे। ठीक है जी, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।